Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद पूरे देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक तरफ जहां लोगों के रोजगार जा रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ पा रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, जाहिर सी बात है जिंदगी की कोई ना कोई उन्होंने प्लानिंग की होगी। किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख, चाहे वो पर्सनल लोन है या वो सिक्योर्ड लोन है, अगर वो लिया था तो अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह को देखते हुए, अपने बिजनेस के मुनाफे को देखते हुए ये लोन लिया गया था। ऑल ऑफ सडन देश के अंदर पैंडेमिक आया, लॉकडाउन फर्स्ट लगा, किसी तरीके से सरकार ने 6 महीने का एक मॉरिटोरियम दिया था जिससे बहुत सारे लोगों ने अवेल किया। अपनी जिंदगी को दोबारा से ट्रैक पर लाने की कोशिश की ही जा रही थी कि देश में दोबारा से लॉकडाउन 2 भी लग गया। लॉकडाउन 2 ने पूरे देश को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है और बड़ी तादाद में लोगों की जॉब गई है। आज मैं उन लोगों को यहां पर रेफर कर रहा हूं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, 15-20 हजार, 25-30 हजार, 50 हजार, बल्कि 1 लाख रुपए तक की भी अगर जॉब थी और उन्होंने कोई लोन लिया था तो जॉब जाने से उनकी लोन की EMIs डिफॉल्ट होना शुरू हो गई। कई महीने हो चुके हैं, किसी को 5 महीने हो गए, किसी को 4 महीने, किसी को 3 महीने, उसने अपने लोन की EMI पे नहीं की है। लोन की EMI पे ना करने के बाद सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कोशिश ये करता है कि वो बैंक को इंटीमेट करे क्योंकि मेरी जॉब चली गई है, इसीलिए मैं EMIs नहीं पे कर पा रहा हूं। आप ये इंफॉर्मेशन जब बैंक को देते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू दें या आप पर्सनली बैंक मैनेजर को मिलकर ये इंफॉर्मेशन दें। मैंने अक्सर ये देखा है कि बैंक ना तो आपकी ईमेल का रिप्लाई करता है और बैंक मैनेजर भी आपको इस मैटर में एंटरटेन नहीं करते। वो सिंपल आपसे यही कहते हैं कि आपको किसी भी कंडीशन में EMI पे करनी पड़ेगी। अगर आपका पर्सनल लोन है तो रिकवरी एजेंट आपको सुबह से शाम तक कई कॉल करके टॉर्चर करते हैं और हद तो यह है कि वो आपके घर और आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों से मिलकर आपको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और बहुत ज्यादा बदनाम करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन है, यानी कि आपने लोन लिया है, उसके बदले में जमीन के कुछ कागजात बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं, तो आपके ऊपर एक तलवार ये लटक जाती है कि बैंक धीरे धीरे नोटिस भेज कर आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की प्रोसीडिंग शुरू कर देता है। एक तरफ जहां पैंडेमिक की वजह से जॉब गई, दूसरी तरफ आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप लोन नहीं चुका पा रहे। अगर आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो उसको जब्त होने का, उसका नीलाम होने का डर है। और अगर आपका पर्सनल लोन है तो रिकवरी एजेंट जो टॉर्चर करते हैं वो अपने आप में असहनीय होता है। फ्रेंड्स, इसका क्या समाधान है, क्या इसका सॉल्यूशन है, आइए इन सब चीजों के ऊपर 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक है या वो NBFC है, तो ये ध्यान रखिए कि उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं होता कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपको EMI नहीं पे करनी पड़ेगी या आपको कुछ डेफरमेंट मिल जाएगा, यानी कि कुछ आपको वक्त मिल जाएगा ताकि आप EMI पे कर सके। ऐसा कोई क्लॉज आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर नहीं होता है। यही वजह है कि जब आप बैंक को कोई भी मेल लिखते हैं तो बैंक ना तो आपकी मेल का जवाब देता है, ना ही आपके लेटर का रिप्लाई करता है। और अगर आप बैंक मैनेजर से भी जाकर मिलते हैं तो बैंक मैनेजर भी आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करता। इसके बाद बैंक क्या करता है कि 3 से 4-5 महीने तक लगातार रिकवरी एजेंट्स के थ्रू, ये रिकवरी एजेंट जो थर्ड पार्टी के तौर पर आपके बैंक के लिए काम करते हैं और आपसे पैसा रिकवर करते हैं, ये रिकवरी एजेंट लगातार आपको कॉल करके आपको टॉर्चर करते हैं। रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है, इन लोगों को कैसे हैंडल करना है और रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से जुड़े हुए क्या कानून है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फ्रेंड, जब आपको रिकवरी एजेंट 4-5 महीने लगातार टॉर्चर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक लीगल नोटिस आता है और उस लीगल नोटिस का सिंपल मतलब यह है कि अब आपको बैंक डिमांड कर रहा है कि या तो आप पैसे दीजिए, अदरवाइज बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा।
अगर आप लीगल नोटिस के बाद पैसा पे कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर बैंक आपके ऊपर कोर्ट केस फाइल करता है। अक्सर मैंने देखा है कि बैंक कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर अभी भी कोर्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग भी बैंक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोर्ट में केस चले या आर्बिट्रेशन का केस चले, मैंने ये देखा है कि वो केस आमतौर पर डिसाइड आपके अगेंस्ट ही होना है। यानी कि अगर आप उस केस को लड़ते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब चली गई, इस ग्राउंड को अगर आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो आपके केस जीतने के चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने पैसा लिया है, अल्टीमेटली आपको चुकाना ही पड़ेगा। इस मामले में कोर्ट भी आपको कोई भी फेवर नहीं करती। अब इस सारी प्रोसीडिंग के अंदर आपके पास क्या समाधान है? फ्रेंड्स, समाधान यही है कि जितना वक्त आपको लोन डिफॉल्ट होने से लेकर कोर्ट तक जाने के बीच में आपको वक्त मिल रहा है, इस वक्त को आप टाइमली यूटिलाइज करिए। मान लो आपने 1 लाख रुपए लिया है, मान लो आपने 5 लाख रुपए लिए हैं, तो आप किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करें। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोन कंपनीज यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज भी नहीं चाहते वो आपके ऊपर केस करें। बेसिकली उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। बैंक्स भी अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंक भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप अपने लोन को सेटल कर सके। और अक्सर मैंने देखा है कि इन हालातों में बैंक भी आपको कुछ ना कुछ रियायत दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ वेव ऑफ दे रहे हैं और वन टाइम सेटलमेंट की तरफ आपको अट्रैक्ट करते हैं, ताकि अगर आपका 1 लाख का लोन है तो कुछ आपको उसमें रियायत देके उस लोन को सेटल किया जा सके। फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी चली गई है तो नौकरी जाना अपने आप में ग्राउंड नहीं है लोन ना पे करने का, आपको वो किस्त चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे समाधान हैं जिनका आप यूज करके आप अपने लोन को किसी भी तरह से वन टाइम सेटलमेंट की तरफ ले जाकर उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मैटर के अंदर मैं आप सभी लोगों को यह सूचित करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी ऐसी परेशानी में फंस गए हैं तो जरूर किसी लोन कंसल्टेंट से आप अपने कंसल्ट करिए, ताकि आपको अपने लीगल राइट्स का पता लगे, आप किसी भी तरह के रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से आप बचें और आपको लोन को कैसे पे करना है या उसको कैसे कोर्ट के अंदर हैंडल करना है ये कोई एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके काम की हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।